दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बाल विकास यानी सीडीपी की क्लास चल रही है सीटेट के लिए। बिल्कुल बेसिक से हम लोग एक एक चैप्टर को डिस्कस करते आ रहे हैं। इसके पहले 6 चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कवर हो चुका है। यदि उन क्लासेस को आप लोग नहीं देखे हैं, द परफेक्ट स्टडी पे नए हैं, तो आपको क्या करना है, द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके उन क्लासेस को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना। प्लेलिस्ट में सबको बना दिया हूं, ठीक है। चलिए, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, तो वह भैया भाषा व चिंतन यानी लैंग्वेज एंड थॉट को, लैंग्वेज एंड थिंकिंग को समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द और आता है, कहोगे सर कहीं कहीं तो भैया हमको विचार देखने को मिलता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आपके दिमाग में किसी वस्तु से रिलेटेड विचार उत्पन्न होते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम चिंतन कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई वस्तु आप देखिए, उसके उस वस्तु के बारे में जैसे आप एक तरीके से विचार करेंगे, उस वस्तु के बारे में सोचेंगे, तो ये विचार करना, सोचने की जो प्रक्रिया है ना, इसे ही हम लोग चिंतन कहते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से समझेंगे एक एक पॉइंट को। लास्ट में हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। तो छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि क्लास में बिल्कुल शांति बना के एक एक पॉइंट को समझा करिए। और हाँ, जो बच्चे क्लास को एक तरीके से बाद में भी देखते हैं, वो भी कहीं शांति जगह अच्छे से बैठ के पूरी क्लास को अच्छे से देखा करिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिया करिए। वरना जो सीटेट की कंप्लीट नोट्स है वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको बस इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। चलिए, आइए बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते हैं। एक बात और पहले ही मैं उसको क्लियर कर दूं, ये जो भैया आप लैंग्वेज शब्द देख रहे हो ना, इसको आपको 3 बार पढ़ना होता है, बीएड से लेके सीटेट तक। बीएड में जो बच्चे हिंदी पैडागोजी पढ़ लिए होंगे, उनको क्या भैया, वो हिंदी पैडागोजी में भाषा को जरूर पढ़े होंगे। भाषा के एक तरीके से क्रम को पढ़े होंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाषा के एक तरीके से मंटनसरी के अनुसार या फिर मनोवैज्ञानिक के अनुसार उनके क्रम को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बीएड में सीटेट में आपको सीडीपी में भाषा को पढ़ना रहता है। और जब आप हिंदी पैडागोजी पढ़ोगे सीटेट में, तो वहां पे भी आपको जो कि भाषा पढ़ना रहता है। बिल्कुल डीप में भाषा के सिद्धांत पढ़ने रहते हैं। जैसे भाषा के सिद्धांत पढ़ने रहते हैं, उसके साथ साथ भाषा से रिलेटेड जो प्रमुख एक तरीके से मनोवैज्ञानिक अपने विचार दिए थे, जैसे पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, स्किनर हो गए, चॉम्स्की हो गए, उन सब लोगों को पढ़ना है। तो उनको भी हम लोग जब हिंदी पैडागोजी पढ़ेंगे, तो उनके विचार को और जरा डिस्कस करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। दो समय जब पढ़ेंगे भाषा को, तो और आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो पूरी अच्छे से क्लास को देखिए और समझने का प्रयास करिए। मैं आपको 100% से समझाऊंगा। चलिए, आइए सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे भाषा क्या होती है। जो बच्चे बीएड किए होंगे, जो बच्चों को बीएड में मेरे साथ जुड़े भी होंगे, हिंदी पैडागोजी में उनको पढ़ाया हुआ हूं, तो उनको बताया था कि बच्चे, भाषा एक तरीके से हमारे जो भी विचार है, यानी हमारे जो भी थिंकिंग है, वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अगर आपके जो भी विचार है, जैसे मान लीजिए आप एज ए पर्सन हो और मैं बी हूं, आपके दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही है ना, तो अगर जिस भी माध्यम से आप वो बातें हमारे तक शेयर कर रहे हैं, उस वो माध्यम ही हम कह सकते हैं भाषा है सर। यानी अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम है, जो जरिया है, उसे ही हम लैंग्वेज कह सकते हैं। मुख्य रूप से उसे ही एक तरीके से हम भाषा कह सकते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर विचार और चिंतन, तो मैं ऊपर अभी आपको बताया कि जो ये विचार है ना, सबसे पहले विचार आपके दिमाग में आता, फिर आप उस विचार को लेके भैया चिंतन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी वस्तु के बारे में, सबसे पहले आपके दिमाग में उससे रिलेटेड विचार आते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको थॉट आते हैं। लेकिन जैसे ही वो विचार आए, थॉट आए, एक तरीके से आप उन पे कुछ कुछ मंथन कर रहे हैं, तो वो जो पूरी प्रक्रिया, जो पूरा प्रोसेस है, उसे ही हम लोग थिंकिंग कहेंगे, उसे ही हम चिंतन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद चिंतन आता है। और आपको भाषा क्या होती है, तो भाषा हम कह सकते हैं अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक रास्ता, एक जरिया को ही हम सर लैंग्वेज कह सकते हैं, एक भाषा कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को खूब अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब थोड़ा सा भाषा से क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर बात आती लैंग्वेज क्या होता है, तो साफ साफ कह सकते हैं अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती। आपके जो भी विचार है, जो भी आपके एक तरीके से थॉट है, वो दूसरे तक जो पहुंचा रहे, जो माध्यम इनके बीच बन रहा है, उसे हम लैंग्वेज कह सकते हैं, उसे हम भाषा कह सकते हैं। तो खूब अच्छे से इसे आप लोग समझिएगा। अब देखिए, जैसे ही आप लोग हिंदी पैडागोजी के लिए क्लास लेंगे सीटेट के लिए, तो वहां पे भाषा अर्जन पढ़ेंगे, भाषा अधिगम पढ़ेंगे, भाषा के सिद्धांत पढ़ेंगे। लेकिन सीडीपी में आपको सिर्फ थोड़ा सा भाषा के बारे में जानना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर लेना है। बाकी जब हिंदी में पढ़ेंगे लैंग्वेज को, तो और डेप्थ में हम लोग जाके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को समझोगे कि लैंग्वेज क्या होती है। तो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम जो होता है, उसे हम कह सकते हैं लैंग्वेज, उसे हम कह सकते हैं भाषा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है।
भाषा संप्रेषण विचारों को विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन है। यानी आपके जो भी थॉट है, जो भी एक तरीके से आपके विचार हैं, वो भैया भाषा के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएंगे। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है, अगर वो किसी भाषा का प्रयोग कर ही नहीं रहा है, ना ही वो सांकेतिक भाषा का, ना ही मौखिक भाषा का, ना ही लिखित भाषा का, तो बताइए क्या वो बी तक अपनी बात को पहुंचा पाएगा? कहोगे सर जी नहीं। तो आपके दिमाग में चाहे कितने भी विचार हो, कितने भी अच्छे थॉट हो, अगर आप जब तक किसी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसीलिए कह सकते हैं कि भाषा और थॉट में दोनों का एक तरीके से गहरा संबंध है। एक तरीके से इनमें जो कॉम्बिनेशन है, एक तरीके से मजबूत कॉम्बिनेशन है। एक दूसरे के बिना ये दोनों अधूरे हैं। अगर आपके पास भाषा है, आपके पास कोई विचार नहीं है, तो भाषा का कोई मतलब नहीं है। यदि आपके पास विचार है और आपके पास भाषा नहीं है, तो भी आपके विचार का कोई मतलब नहीं है। तो भाषा और विचार में दोनों में गहरा संबंध होता है। तो इतना आप लोग जानते रहिएगा खूब अच्छे से। उम्मीद करते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं। एक तो भैया क्या कि जो आपका चिंतन होता है वो विचार से उत्पन्न होता है, और दूसरा जो भाषा होती है वो आपके विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम होता है। और विचार और भाषा में गहरा संबंध होता है। एक दूसरे के बिना ये दोनों एक तरीके से इनकम्प्लीट हैं, एक तरीके से अधूरे हैं। ठीक है, चलिए अपूर्ण है ये कह सकते हैं। चलिए उतना उम्मीद करते समझ गए होंगे। अगर आप लोग भाषा को अच्छे से समझ गए हैं, इसकी डिफिनेशन को समझ गए हैं, तो एक बार यस करिए, फिर हम लोग भाषा के प्रकार पे चलते हैं। एक बार आप लोग यस करिए कि सर हम लैंग्वेज को समझ चुके हैं। देखिए मैं थोड़ा सा पानी बाद में पीता हूं, पहले कुछ बात बता दूं। देखिए भैया, एक टीचर के लिए सबसे बड़ा होता है बिलीव। अगर उसके स्टूडेंट उसके अपने टीचर पे बिलीव कर लिए ना, तो भैया वो उनको 110% कह रहे हैं कि अच्छा रास्ता दे देगा। तो मैं जैसे आप लोग बीएड में थोड़ा सा बिलीव किए और बेहतर रिजल्ट लेके आए, यकीन मानिए अब सीटेट के लिए बिल्कुल मैं आपको एक तरीके से सेलेक्टेड पढ़ा रहा हूं। यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। और जो बच्चे कहते हैं कि सर कि दिसंबर से पहले नहीं कवर हो पाएगा, थोड़ा मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। अगर आप बीएड की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में साथ आप सीटेट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ध्यान समझना सबसे आगे आप चल रहे हैं। अभी आपका जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है सीटेट का, वो होगा दिसंबर में। उसके पहले पहले सब सिलेबस को बड़े आराम से आप कवर कर लेंगे। बस रेगुलर बेस पे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, बिल्कुल बर्डन ना समझिए, आराम से कवर कर लेंगे। बस एक पॉइंट की यहाँ पे जरूरत है, वो है भैया द परफेक्ट स्टडी पे बिलीव। बिना बिलीव के आप कोई चीज सीख नहीं सकते, तो थोड़ा सा बिलीव करिए एज ए टीचर। अब मैं ये आपको एक तरीके से 100% इस चीज की मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपको बिल्कुल सिलेक्टेड पढ़ाया जाता है, मिस गाइड नहीं किया जाता। यकीन मानिए, ऑनलाइन की दुनिया में बहुत ऐसा होता है कि बच्चों को लोग मिस गाइड कर देते हैं, लेकिन भैया यहाँ पे 110% बिल्कुल सेलेक्टेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप बेहतर रिजल्ट लेके आ पाए। ठीक है, तो परेशान मत होइए, एग्जाम से पहले पहले मैं आपको कवर कर दूंगा। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो एक बार जस करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। तो हम मुख्यतः जानते हैं एक होता आपका मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है भैया? बोलकर अपने विचारों को आदान प्रदान करना। जैसे अब मैं हूं, आप क्या है कि मेरे सामने के तरीके से मैं अपनी बात आप तक रख रहा हूं। जैसे मैं कह दूं कि राम कल आने वाले हैं, यानी मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। तो कैसे पहुंचा रहा हूं? तो अपने विचार जो है बोल के बता रहा हूं। ठीक है, एक तरीके से मौखिक रूप से। तो भाषा के जो फर्स्ट प्रकार आप कह सकते हैं वो है वोरल, वो है मौखिक। यानी जो हम बोलते हैं, बोल के अपना विचार आदान प्रदान करते हैं, उसे मौखिक कहते हैं। ये कहीं नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखित भाषा। देखो ध्यान समझना, कहते हैं क्योंकि सर भाषा में बोलना जरूरी है क्या, भाषा में ध्वनि जरूरी है क्या? नहीं बच्चे, मैं अभी ऊपर बताया कि आप अपने विचारों को जिस भी माध्यम से दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें हम एक तरीके से लैंग्वेज कह सकते हैं। तो सबसे पहले मौखिक रूप से पहुंचाते हैं, उसके बाद हम लोग लिखित भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैं कह दूं, अभी मान लो मैं टेलीग्राम पे कोई पोस्ट डालता हूं या फिर कोई इंफॉर्मेशन डालता हूं कि कोई भी क्लास आपकी जो है कि 9 बजे से होगी, कोई क्लास आपकी 8 बजे से होगी। तो ये क्या है? मैं लिखित रूप में अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, एक तरीके से जो भी मेरे थॉट है, जो भी विचार है, जो भी बातें हैं, मैं आप तक लिखित रूप में पहुंचा रहा हूं। तो इसे रिटन, इसे आप लिखित भाषा के रूप में कह सकते हैं। तो फर्स्ट आप लोग समझे, फर्स्ट भाषा क्या होती है? वो है मौखिक, जो हम किसी को बोलकर अपने विचार बताते हैं। लिखित भाषा, जो हम किसी को लिख कर भैया एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो लिखित होता है। उसके बाद बात आ जाती है कि सर सांकेतिक भाषा क्या होती है? ये भाषा एक तरीके से प्राचीन काल से चली आ रही है। राजा महाराजा के दरबार में भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप जैसे मान लीजिए, अभी थोड़ा सा मैं व्यवहारिक एग्जांपल दे रहा हूं। आप मान लीजिए यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आप खेल रहे हैं
और यहाँ पे मान लीजिए आपकी मम्मी है, बहुत ध्यान समझना, सांकेतिक भाषा कभी नहीं पूछेंगे। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि मोटरसाइकिल है, कोई मेहमान आ गया, ठीक है, कोई मेहमान आ गया, तो मम्मी तुरंत नहीं कहेंगी कि जाओ बच्चे पानी लेके आओ बोल को, नहीं, मम्मी आपको इशारा करेंगी कि अलमारी में बिस्कुट रखा है, जग में पानी लेना, गिलास ले लेना, जल्दी से लेके आओ। और दूसरा आपका भाई है या फिर बहन है, उसको बोलेंगे जाओ कुर्सी लेके आओ तुरंत। यानी आपको संकेत करेंगी, एक तरीके से बोलेंगी नहीं, ना ही लिखित रूप में करेंगी, सिर्फ संकेत दे देंगी, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जो सांकेतिक भाषा होती है, इसमें हम लोग प्रतीकों, इसमें हम लोग चिन्हों के माध्यम से अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं, संकेतों के माध्यम से अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं। किसी भी अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग ना ही लिखित रूप का सहारा लेते, ना ही मौखिक रूप का, बल्कि हम संकेतों का सहारा लेते, किसी प्रतीक को दिखाएंगे, किसी चिन्ह को दिखाएंगे, तो ये होती सांकेतिक भाषा, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं ये तीनों भाषा के स्वरूप को आप लोग समझे होंगे। भाषा के मुख्यतः जो 3 प्रकार हैं, तीनों को आप लोग समझे होंगे। एक होता है आपका भैया मौखिक, एक होता है आपका लिखित, और एक होता है आपका सांकेतिक। चलिए, उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। देखिए, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। जो सीटेट होता है ना, ये बीएड, जो बीएड में मान लीजिए आप अगर 100% पढ़े हैं, तो सीटेट में आप सिर्फ और सिर्फ बीएड का जो कि 50% अगर पढ़ ले रहे हैं, तब भी आपका सीटेट बड़े आराम से क्लियर हो जाता है। क्योंकि सीटेट को एक तरीके से हम लोग बीएड में बहुत डेप्थ में पढ़े रहते हैं चीजों को, हिंदी पेडागोजी बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़े रहते हैं। तो जो बच्चे पहले से बीएड में क्लास लिए होंगे, उनके लिए तो ये सब इजी हो जाएगा। आइए भाषा के स्वभाव को समझते हैं। भाषा का जो क्रम होता है अर्जन करने का, वो क्या होता है, सबसे पहले इसे समझिए। तो भाषा का जो क्रम होता है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक क्रम अगर हम देखें, तो भाषा सबसे पहले हम लोग सुनते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक बालक है, सबसे पहले वो सुनता है, और जो वो अनुकूल सुनता है, जो वो लिसनिंग करता है, धीरे धीरे वही फिर वो बोलना प्रारंभ कर देता है। और जब कोई बात आप बोलने लगते हो, उसके बाद आप किसी वस्तु को पढ़ते हो, या फिर कोई शब्द लिखा रहता है उसको पढ़ते हो, और जब आप पढ़ते हो तभी आप लोग उसको लिखते हो। कहोगे काश अजी कुछ बताते रहते हैं, नहीं। जैसे मैं कह दूं कि देखो बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है, तो बताइए, मैं अगर ये कहूं कि बिना इसे पढ़े आप लोग लिख दो, तो कहोगे का सर जी हमको बना रहे हैं, बिना पढ़े कैसे लिख सकते हैं। तो यही तो मनोवैज्ञानिक क्रम है ना, कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिख गया आकाश, तो अगर मैं कह दूं कि बिना पढ़े आपको लिखना, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप इसे पढ़ो ना। तो इसीलिए तो भैया ये जो मनोवैज्ञानिक क्रम है, कि सबसे पहले आप लोग सुनते हैं, फिर बालक बोलता है, फिर बालक पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। लेकिन मॉन्टेसरी इसी के अपोजिट में कह देती हैं। मॉन्टेसरी कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, फिर जाके पढ़ते हैं। तो कभी कभी भाषा के स्वरूप में पूछ देता है कि मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा का क्रम क्या होता, तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा भैया लिसनिंग पे जोर दिया, फिर उन्होंने बोला कि उसके बाद बालक स्पीकिंग करेगा, बालक बोलेगा, फिर बालक लिखेगा, उसके बाद पढ़ेगा। लेकिन मनोवैज्ञानिक क्रम कहता है कि हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे जो आपका एक तरीके से ये कहते हैं कि कि एक तरीके से मॉन्टेसरी कहती हैं कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, इस क्रम को अपने दिमाग में बैठा लेना। लेकिन अगर एग्जाम में आपको यहाँ पे किसी मनोवैज्ञानिक का नाम ना ले, सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछे कि मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है या फिर भाषा का क्रम क्या है, तो सबसे बेस्ट क्रम यही है, सबसे पहले सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद एक तरीके से लिखना, ठीक है। तो ये अच्छे से जानते रहिएगा, बिना हम किसी को पढ़े हुए लिख नहीं सकते। तो ये मनोवैज्ञानिक क्रम भी आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। चलिए, आइए अब हम लोग भाषा के कुछ सिद्धांत को समझ लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट को समझ लेते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको अच्छे समझते हुए आगे बढ़िएगा। परिपक्वता का सिद्धांत, परिपक्वता से अभिप्राय है भाषा के अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण। जैसे आप शुरू में आप कोई भी शब्द तुतला के बोलते हैं, कोई शब्द अच्छे से नहीं बोल पाते, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती, जैसे जैसे आप में परिपक्वता आती है, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, आप भाषा पे तरीके से कंट्रोल करने लगते हैं, यानी उसमें परिपक्व होने लगते हैं। तो जो भी भाषा के अवयव हैं, उनके कंपोनेंट हैं, जो भी स्वर हैं, उन पे आप नियंत्रण करने लगते हैं और अच्छी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। और ध्यान से समझना, अच्छी भाषा के एक तरीके से प्रयोग करने के लिए परिपक्वता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के लिए। तो फर्स्ट सिद्धांत इसका है परिपक्वता का सिद्धांत। और परिपक्वता का सिद्धांत कहता है हम भाषा के जो भी कंपोनेंट है, जो भी अवयव हैं, वो जो भी स्वर है, उन पे नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, ताकि हम एक तरीके शुद्ध भाषा का प्रयोग करें। तो ये परिपक्वता का सिद्धांत अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब बात आती है चौमस्की का सिद्धांत। अभी आप लोग चौमस्की यहाँ भी पढ़ रहे हैं, और जब हिंदी पेडागोजी में आपको पढ़ाऊंगा चौमस्की वहां भी पढ़ेंगे। देखिए चौमस्की मेनली बात क्या कहते हैं ना, जब चौमस्की साहब का नाम आए ना, तो आप सिर्फ अर्जन देखा करो।
जिस भी अगर सीटेट के एग्जाम में अर्जन लिखा है तो उनका संबंध सीधे सीधे किससे है? तो कहोगे सर चॉम्स्की से है। ठीक है, जैसे ये कहते हैं भैया कि ये कहते हैं कि एक तरीके से ये कहते हैं भाषा जो होती है ना वो जन्मजात मानते हैं, यानी भाषा का जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो इतना आपके दिमाग में बिल्कुल घर कर गया होगा कि जो भाषा होती है वो ये जन्मजात मानते हैं, यानी बच्चे जो कि जब पैदा होते हैं तो भाषा क्षमता जो उनके साथ पैदा होती है, यानी भाषा सीखने की क्षमता उनके जन्मजात होती है। अगर देखो ध्यान समझना, चॉम्स्की ये कहते हैं ना कि एक बालक को हम स्कूल ना भेजें, ना ही एक बालक को हम किसी कॉलेज भेजें, ना ही उनको पढ़ाई लिखाई करें, तो ऐसा नहीं कि वो भाषा नहीं सीख पाएगा, वो तब भी भाषा सीख पाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो आपके यहीं पे तुलना करते हुए समझेंगे तब इनके सिद्धांत को समझ पाएंगे। यहाँ पे आपके वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा जो होता है हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, इसीलिए उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भैया हम जो भी भाषा लैंग्वेज सीखते हैं वो अपने एक तरीके से आसपास के माहौल द्वारा सीखते हैं, अपने एक तरीके से जो भी हमारे पर्यावरण इन्वायरमेंट रहते हैं उनसे सीखते हैं। ये चॉम्स्की कहते हैं नहीं, हम भैया भाषा जो होती है वो जन्मजात हम होती है। ठीक है, एक बालक को कहीं वीरान जगह पे छोड़ दो तब भी देखेंगे वो कोई ना कोई भाषा का प्रयोग करेगा ही। तो ये चॉम्स्की का यही सिद्धांत है कि भाषा जो होती वो क्या होती है, तो सर कह सकते हैं कि भाषा जन्मजात होती है, अर्थात ये जन्म के समय बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ न कुछ भाषा से रिलेटेड क्षमताएं उसके अंतर्गत होती हैं। तो चॉम्स्की जहां भी आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे चॉम्स्की भाषा की जन्मजात क्षमता पर जोर देते हैं। आप यहाँ पे नोट करके कहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे भैया चॉम्स्की लिख लीजिए, यहाँ पे चॉम्स्की लिख लीजिए और ये लिख लीजिए। चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, यानी भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, कहीं लिख ले चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, यानी बालक जब पैदा होता है तो कुछ उसमें गुण होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जिनसे पता चलता है कि भैया भाषा जो होती है वो बालक जन्मजात ही उनके अंतर्गत डेवलप हो जाता है। वो बस माहौल वैसे पाते हैं, उनकी लैंग्वेज अपने आप डेवलपमेंट हो जाती है। तो इतना चॉम्स्की के बारे में जानते रहना। चॉम्स्की कहते हैं, उसका एग्जाम्पल भी देते हैं जन्मजात का, जैसे एक तरीके से रोना, क्रिंदन, यानी ये कहते हैं कि एक बालक जब रोता है उसको कोई चीज कोई वस्तु चाहिए होती है तो जोर जोर से रोने लगता है, तो जैसे रोने लगता है उसको चीजें मिल जाती हैं। एक तरीके से वो सांकेतिक, एक तरीके से उसको अगर दूध चाहिए होता है तो नेपल वगैरह होता है ना, जो ऐसे ऐसे नेपल वगैरह होता है जिसमें हम लोग दूध भर के बच्चों को पिलाते हैं, तो वो क्या होता है भैया कि वो उस तरीके से संकेत देने लगता है कि हमें अब दूध चाहिए, हमें रोना है। तो एक तरीके से चॉम्स्की इसी बात को लेके कहते हैं कि बच्चे का रोना, बच्चे का सांकेतिक हाव भाव ही बता देता है कि जो भाषा की क्षमता होती है बालकों में वो जन्मजात होती। इतना इसके बारे में जानते रहना। उसके बाद अनुबंधन का सिद्धांत, किसी वस्तु से जोड़कर बताना। देखिए आप ये बात बहुत ध्यान समझना, जब भाषा विकास की बात करेंगे तो बालकों को जब भी भाषा आप लोग सिखाइए तो किसी वस्तु से जोड़ के सिखाइए। ठीक है, यानी एक तरीके से अगर आप लिंक करके किसी वस्तु को सिखाएंगे तो बालक जल्दी सीख जाएगा, यानी उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित हो तो हम कह सकते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। इस तरीके से हम किसी वस्तु को जोड़ के उसे सिखाएं तो बेहतर वो सीखेगा। अनुकरण या फिर नकल का सिद्धांत हम सभी जानते हैं कि भैया मनोवैज्ञानिक बेंडूरा भी इस बात को कहते हैं कि बालक जो कुछ भी सीखता है, यानी बालक जो भी लैंग्वेज सीखता है अपने इन्वायरमेंट, अपने परिवार, अपने पास पड़ोस के लोगों से, वो जो भी भाषा का प्रयोग वो लोग कर रहे होते हैं उनसे देख कर सीखता है, उनसे एक तरीके से वो चीजों को अर्जन करके सीखता है। ताकि भैया बंडूरा की यहाँ पे बात भी सही हो जाती है कि हम अगर किसी वस्तु की, एक तरीके से मान लीजिए आप ही जन्म लेते हैं और आपको किसी के साथ हमें रहने ही न दिया जाए तो आप किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। देखो यही अब बात जब आएगी चॉम्स्की की, कहोगे सर आप ही भी तो बताए थे, चॉम्स्की कहते जन्मजात, बच्चे जन्मजात क्षमता होती है लेकिन हमारे अंदर शब्दों का भंडार, ठीक है, एक तरीके से भाषा, एक तरीके से उचित भाषा का कब कहाँ कैसे प्रयोग करना है इसका हम एक तरीके से इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो भाषा जो होती है ये अनुकरण द्वारा भी सीखी जाती है, भाषा अनुबंधन किसी वस्तु से जोड़कर भी सिखाई जाती है, भाषा जो होती है वो जन्मजात क्षमता भी इसमें होती है, उसके साथ साथ भाषा में परिपक्वता का भी एक तरीके से महत्वपूर्ण रोल होता है। ये भाषा के सिद्धांत को इतना अपने दिमाग में बैठा के रखेगा कि परिपक्वता का सिद्धांत। इसके बाद जब हम लोग हिंदी पेडागॉजी पढ़ेंगे, जब हम लोग भैया हिंदी पेडागॉजी पढ़ेंगे तो उसमें
हम लोग प्रमुख मनोवैज्ञानिक का यहाँ पे नाम भी पढ़ेंगे, जैसे आपके हो गए पियाजे जी को पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पियाजे जी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वाइगोस्की को पढ़ेंगे, चॉम्स्की को पढ़ेंगे और आपको एक तरीके से स्किनर साहब को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्किनर साहब को भी पढ़ेंगे, इनके थॉट को पढ़ेंगे, तो वहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे आप एज ए इसको टॉपिक समझिए और हिंदी पेडागोजी में और बेहतर तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए आइए, अब भाषा से समझ गए, भाषा क्रम को समझ गए, उसके बाद भाषा के प्रकार को समझ गए, भाषा के सिद्धांत को आप लोग समझ गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग विचार और एक तरीके से थिंकिंग को समझेंगे, चिंतन को। यहाँ पे मैं एरो बनाया हूं, यानी विचार के बाद ही भैया चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आप किसी भी वस्तु के बारे में सबसे पहले विचार करते हैं और जैसे ही आप विचार कर लेते हैं बच्चे, उसके बाद आपके अंतर्गत थिंकिंग, चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ध्यान समझना, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें चिंतन कहते हैं। ठीक है, जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, जो भी प्रक्रिया एक तरीके से किसी समस्या को हल करने के लिए जो भी प्रक्रिया उत्पन्न होती है, जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को ही हम लोग थिंकिंग कहते हैं, उसे ही चिंतन कहते हैं। और ये चिंतन मान लीजिए समस्या के समाधान में, समस्या के आने पर उत्पन्न हुआ और जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता ये चिंतन समाप्त भी नहीं होता। तो थिंकिंग के बारे में खूब अच्छे से समझते हुए रहिएगा कि भैया थिंकिंग क्या होती, चिंतन क्या होता है। तो किसी समस्या को समाधान करने के में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो थॉट उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम लोग थिंकिंग कह सकते हैं, उन्हें हम चिंतन कह सकते हैं। और ये पॉइंट कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। चिंतन का आरंभ समय उत्पन्न होने पर होता है और समस्या समाधान होने तक चलता है। यानी जब थिंकिंग प्रारंभ कब होती है, तो समस्या के उत्पन्न होने पर थिंकिंग प्रारंभ हो जाती है। जैसे मैं कह दूं कि मैं कह दूं कि भैया मान लीजिए आप लोग को एक तरीके से मैं ये कह दूं कि मैं मान लीजिए 2 मंथ आपकी क्लास सुबह, शाम और दोपहर यानी 3 समय आपकी क्लास लूंगा। तो आपके मन में एक तरीके से चिंतन आरंभ हो जाएगा, सर सुबह कितने बजे क्लास लेंगे, दोपहर में कितने बजे क्लास लेंगे, इवनिंग में कितने बजे क्लास लेंगे। तो ये समस्या तब तक चलती रहेगी जब तक मैं आपको समय, करेक्ट समय ना बता दूं कि सुबह 7 बजे, दोपहर में 1 बजे, उसके बाद इवनिंग में 8 बजे मैं क्लास लूंगा। यानी एक तरीके से मैं आपको जब तक समस्या का समाधान ना बता दूं तब तक चिंतन चलता ही रहता है। तो ये चिंतन का सबसे मुख्य कॉन्सेप्ट हो जाता है कि चिंतन समस्या के आरंभ होने पर उत्पन्न होता, उसके साथ साथ जब तक समस्या समाधान ना हो जाए तब तक चलता भी रहता। अगर इस पॉइंट से आप लोग सहमत हैं तो एक बार यस करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें चिंतन को समझे। चिंतन क्या होता है, जो हमारे विचार, एक तरीके से जो भी विचार उत्पन्न होते हैं समस्या समाधान करने के लिए, उस पूरे प्रोसेस को, पूरे प्रक्रिया को हम लोग थिंकिंग कह सकते हैं, चिंतन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए अब चिंतन के प्रकार को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो वैसे मुख्यतः चिंतन के तो हम 3-4 प्रकार अभी पढ़ेंगे, सामान्य प्रकार, लेकिन चिंतन के जो प्रकार है मेनली उनकी बात भी करेंगे। स्वप्नलीन चिंतन, यानी वैसा चिंतन जो कल्पना में ही भैया कोई व्यक्ति खोया रहे, वास्तविकता से उसका कोई संबंध ही ना हो, तो उसे हम कल्पनात्मक चिंतन कहें, स्वप्नलीन चिंतन कहें तो बेहतर होगा। तो एक तरीके स्वप्नलीन चिंतन क्या होता है, जिसमें बालक, मेरे भाई, उसके अंतर्गत बालक की एक तरीके से कल्पनात्मक गुण बाहुल्य हो। बालक ज्यादा कल्पना करते हुए किसी वस्तु के बारे में सोचे, सच्चाई से उसका कोई संबंध ही ना हो, तो उसे हम एक तरीके से कल्पनात्मक चिंतन कह सकते हैं। स्वप्नलीन चिंतन इसे भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यथार्थवादी चिंतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिंतन है, जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं वास्तविकता का चिंतन, यानी वह उस प्रकार का चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से हो, यानी रियल की वस्तुओं से हो, जो संभव हो, वैसे चिंतन को हम यथार्थवादी चिंतन भी कहते हैं। जिसका संबंध पूरा पूरा किससे होता है, तो कहोगे सर वास्तविकता से होता है, रियलिटी से होता है, इसको जानते रहिएगा। अब यथार्थवादी चिंतन के जो प्रकार है, सबसे पहले अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन इसके बेड़ में मैं पढ़ाया हुआ हूं, यहां भी एक बार पढ़ा देता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। अभिसारी चिंतन वो होता है जैसे आपके सामने मैं कोई समस्या दे दूं, सिर्फ और सिर्फ उसका एक एक हल हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो कौन थे, तो आप ना ही इंदिरा गांधी को लगाएंगे, ना ही आप अटल बिहारी वाजपेयी को लगाएंगे, ना ही आप एक तरीके से श्री नरेंद्र मोदी को लगाएंगे, ना ही श्री हम मनमोहन सिंह को लगाएंगे। तो कहोगे नहीं सर, इसका सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर होगा, वो उत्तर जाएगा हमारा कि जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जाएगा। तो इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं
और समस्या का एक ही समाधान होता है, उसे हम अभिसारी चिंतन कह देते हैं। उम्मीद करते आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि एक तरीके से अभिसारी चिंतन होता है कि किसी भी समस्या का सिर्फ एक हल हो, तो उसे हम कह सकते हैं अभिसारी चिंतन वो है। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब बात आती है सर अपसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन सीधे सीधे आप कह सकते हैं अभिसारी का उल्टा होता है। अपसारी मतलब अगर किसी एक समस्या के कई एक तरीके से उसके हल निकल रहे हों, तो उन्हें हम कह सकते हैं अपसारी चिंतन। जैसे कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पद की विवेचना करिए। भारत के प्रधानमंत्री पद है, उसके शक्तियों की विवेचना करिए, तो उसके जितने भी लोग हैं उनकी शक्तियों को अपने अपने अनुसार उसको एक तरीके से डिफाइन करेंगे, तो इसे अपसारी चिंतन कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की विशेषता बताइए, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गुण बताइए। अगर मैं आपसे कहूं उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए, तो आप तुरंत लगाएंगे लखनऊ, तो वो है अभिसारी चिंतन। लेकिन अपसारी चिंतन है, मैं कह दूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में वर्णन करिए, तो मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे उसका अलग अलग उत्तर लिख के ले आएंगे। तो इस प्रकार के चिंतन को हम अपसारी चिंतन कहते हैं। और अपसारी चिंतन से ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता यहीं से, क्रिएटिविटी यहीं से निकलती है। तो अगर ये पूछा जाए कि सृजनात्मकता किससे संबंधित है, तो कहोगे सर अपसारी चिंतन से है। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, इसमें समस्या को कल्पना शक्ति एवं हम सृजनात्मक का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। यानी कोई एक समस्या है, वो उसके अगर कई प्रकार के सॉल्यूशन है, तो उसे हम कह सकते हैं सर वो अपसारी चिंतन है। और अपसारी चिंतन का जो संबंध होता है वो सृजनात्मकता से होता है, क्रिएटिविटी से होता है। इसको अच्छे से जानते रहिएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि अपसारी के कि भारत को विविधताओं का देश क्यों कहा जाता है, वर्णन करिए। तो यहाँ पे अगर 50 बच्चे 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे भैया वो अलग अलग उत्तर लेके आएंगे। अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं कि भारत एक तरीके से भारत की राजधानी कहाँ है, तो 100 के 100 बच्चे एक तरीके से सिर्फ एक उत्तर देंगे, वो है नई दिल्ली सर। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो सब के सब बच्चे एक ही उत्तर देंगे, तो वो है अभिसारी चिंतन। और किसी एक प्रश्न के अगर कई उत्तर उपलब्ध हैं, तो उसे हम कहेंगे अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन से ही भैया संबंधित है आपकी सृजनात्मकता, यहां से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। चलिए आइए, आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, इसको थोड़ा सा बात मानिए। मान लीजिए किसी वस्तु के बारे में या फिर कहीं आप जा रहे हो, किसी व्यक्ति के बारे में, उसके गुणों को देखो, उसके दोषों को देखते हुए उस बात को या फिर उस व्यक्ति को स्वीकार करें, तो हम कह सकते हैं आलोचनात्मक चिंतन। यानी चुपचाप किसी को हम एक तरीके से स्वीकार न करें, बल्कि उसको उसके बारे में चिंतन करें, उसके गुणों को भी देखें, उसके अच्छे गुणों को देखें, उसके दोषों को देखें, मेरिट डिमेरिट दोनों चीजों को देखें, तो हम ऐसे चिंतन को कह देंगे आलोचनात्मक चिंतन। ये होता है। इन तीनों चिंतनों को खूब अच्छे से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं जो आपका यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार होते हैं। अभिसारी चिंतन यानी किसी भी समस्या के सिर्फ एक सोल्यूशन को हम अभिसारी कहते हैं। किसी समस्या के अगर कई सोल्यूशन उपलब्ध है, कई आंसर उपलब्ध है, उसे अपसारी चिंतन कह सकते हैं। और अपसारी से चिंतन से ही संबंधित है सृजनात्मकता, ठीक है। इससे ही एक तरीके से भैया सृजनात्मकता इससे संबंधित है। आलोचनात्मक चिंतन किसी के गुणों दोषों को देखते हुए अगर उस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, तो ये आलोचनात्मक चिंतन हो जाता है। अब चिंतन के कुछ सामान्य प्रकार हैं, जैसे एक तरीके से हम कहते हैं मूर्त चिंतन यानी प्रत्यक्षात्मक चिंतन। देखो ध्यान समझना, अगर मान लीजिए कोई वस्तु आपके बारे में आपके सामने है, उसके बारे में आप लोग चिंतन कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कह दूं कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपके सामने मैं सीधे एक तरीके से आ गया, तो आप तुरंत चिंतन करने लगो, अरे ये तो द परफेक्ट स्टडी वाले सर है, इनको तो मैं कहीं देखा हूं, ये हमारे लिए क्लास लेते हैं। यानी मैं आपके सामने हूं तब आप चिंतन कर रहे हैं, तो वो है आपका मूर्त चिंतन, वो है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। यानी आपके सामने कोई चीज उपलब्ध है, उसके बारे में अगर चिंतन करें तो वो मूर्त चिंतन है, ठीक है। इतना अच्छे से जानते रहेगा। अब बात आती है अमूर्त चिंतन। जैसे अभी मान लीजिए अगर आपको कोई ये बोल दे कि भैया बीएड की क्लास या फिर सीटेट की क्लास कहां से करनी, तो आपको कोई आपको बता दिया द परफेक्ट स्टडी से कर लो, हिमांशु सर सीडीपी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पेडागॉजी पढ़ाने वाले हैं, वहां से कर लो। तो आपके दिमाग में अमूर्त चिंतन चलने लगा कि हाँ भैया द परफेक्ट स्टडी कैसा होगा, उस पे क्लासेस कैसे चलती हैं, वो समझाते कैसे, हमारे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये अमूर्त चिंतन, बिना देखे किसी के बारे में अगर हम चिंतन कर रहे हैं, तो वो अमूर्त चिंतन है, ठीक है। इतना इसके बारे में जानते हुए चलिएगा। तो एक चिंतन के सामान्य प्रकार में एक मूर्त चिंतन, जो किसी वस्तु अगर हमारे सामने है तो उसके बारे में अगर हम चिंतन कर रहे हैं, तो मूर्त चिंतन है। कोई वस्तु हमारे सामने दिखाई न दे रही हो, तो भी उसके बारे में अगर हम चिंतन कर रहे हैं, तो वो है अमूर्त चिंतन। मैं जैसे अभी कह दूं कि सभी बच्चों को एक तरीके से, मैं सभी बच्चों को, मान लीजिए कि मैं किसी लोकेशन की बात कर रहा हूं,
सभी बच्चों को मान लीजिए हम लेके चलेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, घुमा के लाएंगे टूर पे, तो कुछ बच्चे इलाहाबाद नहीं देखे होंगे, एक तरीके से वो यूनिवर्सिटी नहीं देखे हैं, तो क्या करेंगे भैया, वो अमूर्त चिंतन करने लगेंगे, उसका कैंपस कैसा, उसकी बिल्डिंग कैसी है, तो इस प्रकार से वो अमूर्त चिंतन करेंगे। ठीक है, तो एक ऑप्शन हो सकता है कि अमूर्त चिंतन में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सामने आपको खड़ा कर दूं, साइंस फैकल्टी के सामने, या फिर कोई भी छात्रावास के सामने खड़ा कर दूं, या फिर साइंस फैकल्टी में लेके चला जाऊं। ठीक है, और तो उसमें आपको लेके जाऊं, फिर आप उसके बारे में चिंतन करें, अरे सर जी ये तो बहुत अच्छा है सर, ये ऐसा वैसा। तो अगर देख के किसी वस्तु के बारे में चिंतन करें तो मूर्त चिंतन, जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है वो अमूर्त चिंतन, काल्पनिक चिंतन। भैया एक तरीके से आप इमेजिन कर रहे हो किसी के वस्तु के बारे में। इमेजिन कहने का मतलब जिसका वास्तविकता से कोई संबंध है ही नहीं, वो काल्पनिक चिंतन हो जाता है। तार्किक चिंतन आप ऐसे कह सकते हो, किसी वस्तु के बारे में तर्क के आधार पर सोच रहे हैं। ठीक है, तर्क के आधार पर किसी वस्तु के बारे में आप लॉजिक लगा के थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका एक तरीके से तार्किक चिंतन। तो इस चिंतन के सामान्य प्रकारों में एक तो होता है अमूर्त चिंतन, काल्पनिक चिंतन और तार्किक चिंतन। इन तीनों को खूब अच्छे से आप लोग समझते रहिएगा। अब भैया हम लोग एमसीक्यू पे आगे बढ़ेंगे। इसके पहले जो क्लासेज मैं आपको पढ़ाया हूं, एक बार अगर इतना समझ में आ गया तो एक बार यस करिए, फिर हम लोग एमसीक्यू पे चलते हैं और फिर क्लास ऑफ हो जाएगी। देखिए बच्चे, कुछ बच्चे लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे थे कि सर जो कि सीटेट है सर, इसका क्या सर हम लोग सिलेबस से पीछे चल रहे हैं। यकीन मानिए बच्चे, मैं आपको 100% इस चीज की श्योरिटी दे रहा हूं, आप लोग पीछे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अगर कहते हैं ना कि कोई अब देखो वही बात आ जाती कि अगर हम हनुमान जी नहीं हैं कि अपना सीना चीर के दिखा दे, लेकिन इतना अध्यापक पे बिलीव करिए कि यकीन मानिए बीएड से लेके अब तक जितने टॉपिक पढ़ा दिए हैं, जितने चीजें मैं आपको बता दिया हूं, जितना एग्जाम्पल बता दिया हूं, ये मैं एक तरीके से मैं अपना बहुत आपको सच्चाई बात बता रहा हूं कि जितनी बातें, जितनी टॉपिक मैं आपको पढ़ा दिया हूं ना बच्चे, एक एक पॉइंट अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अब तक, आप कहीं भी पीछे नहीं रह जाएंगे। आपके अंदर मैं भैया थिंकिंग डेवलप करने का प्रयास करता हूं, चाहे मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊं, चाहे चाइल्डहुड पढ़ाऊं, चाहे कंटेम्प्रेरी इंडिया पढ़ाऊं, चाहे आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ाऊं, चाहे जो भी चैप्टर आपको पढ़ाने का प्रयास करूं, चाहे सभी पेडागोजी आपको पढ़ाया हूं। ठीक है, चाहे अभी थर्ड सेमेस्टर में हम लोग जो भी टॉपिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों को हम लोग जितने भी पढ़े हैं, मैं आपके अंदर थिंकिंग डेवलप कर दिया हूं। ठीक है, अभी आप लोग जैसे मान लीजिए सीटेट वगैरह निकाल के स्टेट की तैयारी करेंगे, वहां पे आप लोग शिक्षण कौशल पढ़ेंगे, जीवन कौशल पढ़ेंगे, और ये जीवन कौशल, शिक्षण कौशल आप जो कि बीएड में पढ़ लिए हैं, मैं आपको पढ़ा भी दिया हूं, भले ना याद आए, लेकिन जब वो टॉपिक आपके सामने आएगी तुरंत आपके चेहरा पे स्माइल आ जाएगी कि हाँ सर हम पढ़ लिए हैं। अब आप जैसे यूपी टेट का फॉर्म आएगा, आपको माइक्रो टीचिंग पढ़नी रहती है, माइक्रो टीचिंग पे मैं पूरी क्लास ले लिया हूं, पूरा चक्र बना के बता दिया हूं, कौन सा पहले प्लानिंग, रिप्लानिंग, टीचिंग, रीटीचिंग, फीडबैक, सब चीजें पढ़ा दिया हूं। तो कहने का मतलब है, अगर देखो ध्यान समझना, अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा बड़ा बनना है, बच्चे मैं थोड़ा सा बातें बता दूं, एमसीक्यू कर लेंगे डिस्कस ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं जा नहीं रहा है। यहाँ पे मान लीजिए एक बहुत बड़ा आपको पेड़ बनाना है, या फिर बहुत बड़ा आपको एक तरीके से साम्राज्य स्थापित करना, अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करना है ना बच्चे, तो एग्जाम्पल पेड़ से लग सकते हो। एक देखते हैं पेड़ का तना कितना गहरा जमीन में गया रहता है, तो क्यों गया रहता है, ताकि वो पेड़ ऊपर जाके बहुत लॉन्ग समय तक भैया स्थिर रह पाए। जो आपका बीएड है ना, ये आपका तना का काम करता है, और ये तना मैं यकीन मानिए हिमांशु, मैं अपनी बात कर रहा हूं, इतना ये तना आपका मजबूत कर दिया हूं कि कहीं भी जाएंगे एजुकेशन से रिलेटेड, सीटेट, टेट, सुपर टेट, एमएड की तैयारी करेंगे, नेट जेआरएफ एजुकेशन से करेंगे, ये चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। अरे जो बच्चे जेड स्कोर, टी स्कोर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, इनको भी मैं पढ़ाया हूं, और ये जैसे एमएड करेंगे ना, तो असेसमेंट वाला टॉपिक वहां पे आएगा एमएड में, तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। बस एक ही चीज का जरूरत होता है अध्यापक पे, वो है बिलीव। अगर आप 10% सपोर्ट कर दें तो 90% अध्यापक अपना 100% झोंक देगा। और ये 10% सपोर्ट करने का मतलब है क्लास में शांति बना के रखिए, किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, टीचर को सम्मान दीजिए, तो यकीन मानिए टीचर अपना 200% लगा देगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझेंगे। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं उसको खूब अच्छे से पढ़ा करिए, और आप अपना डेवलपमेंट करिए। यकीन मानिए जिस दिन आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, समाज भी बदलेगा, उसके साथ साथ समाज के आपके प्रति जो सामाजिक धारणा है वो भी बदलेंगी। आइए सर कहोगे बहुत अच्छी बातें बताए सर, बहुत अच्छी बात है। तो यकीन मानिए जो सीटेट में आप बीएड वगैरह में पढ़ लिए हैं,
आपको बहुत आगे काम आने वाला है, इसलिए इतना बेहतर तरीके से बीएड की क्लास में आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए आइए अब आज हम लोग भैया क्या पढ़े, एक बार मैं इसको रिवीजन कराऊं, भूलिए गया बतियाने के चक्कर में, पर कोई ये बात नहीं। चलिए आइए देखिए यहाँ पे आइए, आज कहोगे सर हम लोग पढ़े हैं भाषा व विचार। सर भाषा क्या होती है, तो कह सकते हैं अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है, जो जरिया होता है, उसे भाषा कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूं, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये कोई गाड़ी है, ठीक है, नहीं ये गाड़ी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे कोई, मान लीजिए एप्पल है, एप्पल, मान लीजिए एप्पल कैसे बनता है, मान लीजिए ये एप्पल है, और ये एप्पल नहीं आम हो गया, मान लीजिए ये एप्पल है, ठीक है, ये मान लीजिए एप्पल है, ठीक है, चलिए ये मान लीजिए सेब है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्सन है, इसे खाने वाला है, ठीक है, इसे खाने वाला है, और ये मान लीजिए सेब जम्मू कश्मीर में है और आप उत्तर प्रदेश में हो, मान लीजिए बलिया में है, गोरखपुर में है, या फिर जौनपुर में है, या फिर आपके गाजीपुर में है, मऊ में है, या फिर अब आजमगढ़ में है। तो आपको सेब खाना है, तो भैया सेब तो डायरेक्ट हाथ बढ़ा के जम्मू कश्मीर से ले नहीं आएंगे, तो बीच में जो गाड़ी होती है इस पे लद के आता है ना सेब, तो ये जो गाड़ी है ना, इसे आप कह सकते हैं सर भाषा, यानी कोई भी विचार है वो आप तक आने वाला है तो कैसे आएगा, तो ये गाड़ी के माध्यम से, ये भाषा के माध्यम से। तो भाषा को हम कह सकते हैं भाषा एक साधन है। भाषा क्या है सर, तो कह सकते हैं सर भाषा एक साधन है। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहिए। अब भैया चिंतन क्या होता है, विचार क्या होता है सर, तो हम कह सकते हैं किसी समस्या के उत्पन्न होने पर जो हम विचार करते हैं उस पूरे प्रक्रिया को ही हम थॉट कह सकते हैं, उस पूरे प्रक्रिया को हम थिंकिंग कह सकते हैं। इतना इसके बारे में जानते रहना। और एक तरीके से जो भैया आपका होता है अपसारी चिंतन, वो सृजनात्मकता से संबंधित होता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को एक बार टिक करते हैं। और जो आपका भाषा का स्वरूप होता है उसका वैज्ञानिक क्रम क्या होता है, भैया सीधे सीधे सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है क्रम से रिलेटेड। तो सबसे पहले सुनना, सबसे पहले लिसनिंग, फिर उसके बाद स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। ठीक है, चलिए ठीक है, उसके बाद इसको खूब अच्छे से आप लोग समझते रहिएगा। और ये हो गया आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये वैज्ञानिक क्रम है। मॉन्टेसरी साहब क्या करती हैं कि लिखने को पहले कह देती हैं और पढ़ने को बाद में कर देती हैं। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे खूब अच्छे से हम लोग चीजों को समझते हैं, एक एक एमसीक्यू को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगी। आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका जवाब देने का आप लोग प्रयास करिए कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। भैया देखिए, कहते हैं ना कि मैं आपको यहाँ पे सोशलाइजेशन भी पढ़ाया हूं, तो मैं आपको बताया था कि सोशलाइजेशन का जो प्रथम एक तरीके से चरण होता है वो हमारा घर होता है। अब आपको हिंट दे दिया, यहाँ पे पूछ रहा है भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा, अगर यहीं पे कह देता औपचारिक औपचारिक भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा, तो आप कह सकते हैं प्ले वे स्कूल या फिर प्राथमिक कक्षा से। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे पूछ रहा कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, तो भैया सी फॉर चेन्नई, घर को माना जाता है। मम्मी पापा से बालक नैतिक गुण सीखते, भाषा को सीखते हैं थोड़ा बहुत, तो घर को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए का सी फॉर चेन्नई सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, ये सीटेट का 2017 का प्रश्न है ये। ठीक है, ये आपका सीटेट 2017 का प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, तो घर को माना जाता है, हमारे होम को माना जाता है। आइए अब थोड़ा सा अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है। कोई एक छात्रा है, वो जो उसके भैया प्रकरण है, ठीक है, जो टॉपिक है उसमें जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें रेखांकित करती है। उसके बाद उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है, यानी उसको प्रदर्शित करने के लिए एक प्रस्तुतिकरण तैयार करती है, तथा प्रकरण की समाप्ति पर यानी टॉपिक की समाप्ति पर और अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों की प्रस्तुति करती है। यानी जैसे आपके सामने कोई एक टॉपिक है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप एक तरह से रेखांकित कर दिए, उनको प्रस्तुतिकरण कर रहे हो। उसके बाद आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न आए हैं उनको वो प्रस्तुत कर रही कि एक टॉपिक से रिलेटेड कितने प्रश्न बन सकते हैं, तो भैया वह क्या है। जैसे ध्यान समझना, विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, ऑप्शन नंबर ए हो भी सकता है। उसके बाद अच्छा प्रश्न है, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद अनुरक्षण पूर्व अभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, या फिर परीक्षण अधिगम करने को सुनिश्चित कर रही है। तो ध्यान समझना वो क्या कर रही है, सबसे पहले जो भी प्रकरण तैयार की उसके मुख्य बिंदुओं को एक तरीके से वो रेखांकित कर रही है, यानी जो भी उसके विचार है उनको संगठन, उनको ऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक है, उनको एक तरीके से संगठित रूप दे रही है। उसके बाद उसके जो भी विचार है उनको प्रस्तुत कर रही है, उनको दृश्यात्मक रूप से प्रस्तुत कर रही है, यानी जो भी उसके चिंतन प्रक्रिया है उनको वो निर्देशित, उनको एक दिशा देने की प्रयास कर रही है।
तो एक विद्यार्थी अगर ये सब प्रक्रिया कर रही है तो उसके जो भी चिंतन है, जो भी उसके थिंकिंग है, उनको निर्देश देने का प्रयास कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि एक विद्यार्थी जो है कि वो जो भी प्रकरण है उसके मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कर रही है, प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है और लास्ट में उसके जो भी क्वेश्चन उसके दिमाग में आए हैं उनको वो प्रस्तुत करती है। तो यानी वो चिंतन की दिशा को निर्देशित कर रही है कि भैया जो भी उस तरीके से उसके जो भी विचार को संगठन द्वारा वो अपने जो भी उसके थिंकिंग है उसको निर्देश देने का प्रयास कर रही है। तो ऑप्शन 2 का भैया ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए उसके बाद वो प्रेक्षण अधिगम को तो भैया बिल्कुल भी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अच्छा प्रश्न है। देखिए बहुत आसान आसान प्रश्न भी मैं आपको करा सकता हूं, लेकिन एग्जाम का जो लेवल होता है ना वो थोड़ा सा पेडागोजी से रिलेटेड होता है, थोड़ा सा शिक्षण से रिलेटेड होता है। तो उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाता हूं ताकि आप चीजों को समझ पाए। आइए आपके सामने अगला प्रश्न है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? इसका उत्तर मुझे नहीं देना, इसका उत्तर जो भी बच्चे द परफेक्ट स्टडी से पढ़े हैं वो देंगे। देखिए सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से संबंधित कौन है? तो मैं आपको बताया था जो आपका एक तरीके से अभिसारी चिंतन होता है। ये किसी समस्या के एक ही बिंदु पर भैया फोकस करता है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं ये बताइए उत्तर प्रदेश का जो कि एक तरीके से मैं ये कह दूं उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो आप उसका एक ही उत्तर देंगे सर कि उत्तर प्रदेश में इतने जिले हैं। अगर मैं ये पूछूं उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है तो उसका एक ही उत्तर देंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं उसका एक ही उत्तर देंगे। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि भैया उत्तर प्रदेश की जो राजधानी उसकी विवेचना करिए तो उसके कई उत्तर देंगे। यानी आप सृजनात्मकता का प्रयोग करेंगे। तो भैया सृजनात्मकता किससे संबंधित? अभिसारी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये किसी भी वस्तु के एक ही पॉइंट पे फोकस करता है। ये नहीं अहमवादी चिंतन या फिर संवेदिक चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। तो इसका उत्तर आप लोग करिए कि सर इसका उत्तर जो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ये यहाँ पे होगा, इसका जो उत्तर जाएगा वो डी फॉर डेनमार्क। ठीक है, डी फॉर डेनमार्क सर। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता जो होती है वो अपसारी से रिलेटेड होती है। यानी जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं ना वो व्यक्ति बड़ा ही क्रिएटिव की पर्सन है। यानी वो अपसारी चिंतन करता है, किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए वो कई प्रकार की जो विधियों का प्रयोग करता है तो उसे हम अपसारी चिंतन कहेंगे। या फिर किसी समस्या के अगर कई उत्तर उपलब्ध हो जा रहे हैं उसे अपसारी चिंतन कहेंगे। किसी एक ही बिंदु पर फोकस ना हो तो वो अपसारी चिंतन है। और अपसारी चिंतन किससे संबंधित है? तो वो है सृजनात्मकता से। इतना अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि बच्चे क्या होते हैं? जैसे चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों-ज्यों बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती नहीं। बच्चे जो बच्चे होते हैं वो वयस्कों की भांति बिल्कुल भी चिंतन नहीं करते। बच्चों के चिंतन अलग होते हैं, वयस्कों की चिंतन अलग होते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। देखो अब यही बात होती है ना, किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए कई प्रकार के तथ्य का शामिल करना पड़ता है। जो बच्चों का चिंतन होता है उसमें कल्पना होता है। जब मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कल्पनात्मक चिंतन पढ़ाया था तो ये बातें पढ़ाया था कि बच्चों में कल्पनात्मक चिंतन का बाहुल्य होता है, सच्चाई से थोड़ा सा उनका कम संबंध होता है। लेकिन जो आप वयस्क हैं उनके चिंतन में एक तरीके से अस्थायित्व। जैसे मैं अभी कह दूं कि मान लीजिए आप अभी किशोरावस्था में हैं तो आप कैसे कहते हैं कि तुम कहो तो मैं चांद लेके आऊं, तुम कहो तो मैं चांद पे चला जाऊं, चांद तारे तोड़ के ले जाऊं। वो किशोरावस्था वाले, वो बाल्यावस्था वाले बालक ऐसी बात करते हैं। लेकिन कोई 21 साल का बालक, कोई एक तरीके से 22 साल का बालक या बालिका कभी ऐसी बात करेगा कि भैया तुम मेरे लिए चांद लेके आओ? क्योंकि पता भी चांद पे आसानी से नहीं जाया जाता। ठीक है, उसके लिए तरह तरह की जो कि एक तरीके से कि यानों का प्रयोग किया जाता है, आसानी से चांद पे नहीं पहुंचा जा सकता। यानी वो एक तरीके से कल्पनात्मक बातें नहीं करेंगे। तो वयस्कों में और बच्चों में चिंतन में भैया अंतर होता है। तो ये बड़े तो होते हैं, इनके गुणात्मक चिंतन में वृद्धि तो होती है लेकिन दोनों में डिफरेंट होता है। तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। उसके बाद बच्चे खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़े द्वारा ज्ञान भरा जाता नहीं। ऐसी बात नहीं है, बच्चों कुछ भी पियाजे के अनुसार चले तो बच्चों में भी कुछ एक तरीके से ज्ञान होता है। बस वो क्या करते हैं अपने समाज द्वारा अगर उन्हें मान्यता मिलती जाए तो उनका डेवलपमेंट अपने आप होता जाएगा। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। तो खाली बर्तन नेगेटिव पॉइंट नहीं लेके चलेंगे। उसके बाद बच्चे निष्क्रिय जीव होते हैं। ये तो भैया बच्चे निष्क्रिय जीव होते हैं, वो तो सक्रिय होते हैं। और एक कहता है बच्चे निर्जीव होते हैं, उसके साथ साथ कि प्रदत्त सूचनाओं को ज्यों का त्यों प्रतिलिपि प्रस्तुत कर लेते हैं। नहीं, ये गलत बात है। पियाजे कहते हैं कि भैया बच्चे जो उनका ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो बात यही गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन पहले में गलत हो जाएगा। तो बच्चे क्या होते हैं? तो बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं या फिर जिज्ञासु प्राणी होते हैं। अपने चारों ओर को जगत के खोजने के लिए और अपने ही तर्क क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। उनके आसपास जो भी वस्तुएं होती हैं वो तर्क वितर्क के द्वारा
उनका ज्ञान अर्जन करते हैं। तो बच्चे जिज्ञासु प्राणी के होते हैं, इतना अच्छे से जानते रहिएगा। देखिए सीटेट में अगर कॉन्सेप्ट पूछता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मान लीजिए 40% और 60% जो होते हैं वो शिक्षण से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। किससे? तो कहोगे सर शिक्षण से, यानी वो आते हैं भैया आपके पैडागॉजी से, पैडागॉजी से रिलेटेड आते हैं 60% क्वेश्चन। जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उनको पैडागॉजी से रिलेटेड करके पढ़ोगे, तरह तरह के एग्जाम्पल से संबंधित करके पढ़ोगे तो बेहतर समझ पाएंगे। आइए अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। अभी आप भाषा पढ़ रहे हो और बहुभाषिक, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। आपके जब आप पढ़ेंगे हिंदी पैडागॉजी, ये जब आप पढ़ेंगे हिंदी पैडागॉजी तो आपको इस पॉइंट को पढ़ना रहेगा आपको कि एक तरीके से हिंदी पैडागॉजी में, लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन भाषा पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए। जब हिंदी पैडागॉजी पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए। यानी मान लीजिए कोई एक बहुभाषिक समाज है, उसकी जो विशेषता है उसको आप किस रूप में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन में। उसके बाद अगला ऑप्शन है भैया विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु एक तरीके शिक्षक योग्यता की चुनौती। तो मैं आपको जहां भी बताता कि सीटेट में अगर चुनौती शब्द आ जाए, ठीक है, सीटेट में अगर यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, सीटेट में अगर चुनौती शब्द आ जाए या फिर कोई केवल आ जाए, मात्र आ जाए, तो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएंगे। तो बहुभाषिक कक्षा है तो शिक्षा के लिए चुनौती नहीं बल्कि अच्छी बात है। उसके बाद सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में। नहीं, यहाँ पे जटिल नहीं बल्कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीखने में सहायता होती है, तो जटिल वटिल तो पहले ही नहीं होगा। उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में, निगेटिव वाले ऑप्शन को लेके हम लोग नहीं चलेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, डी। तो भैया जो आपका भारतीय समाज है वो बहुभाषिक विशेषता के रूप में देखा जाता है किसके? तो विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन में बहुभाषिक क्लास का एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इनकी विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन सफिशिएंट है। इसके बाद हम लोग जो कि आपके जो हिंदी पैडागॉजी की क्लास पढ़ेंगे उसमें जब भाषा को पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से इन पॉइंटों को समझेंगे, भाषा के सिद्धांत को और अच्छे से समझेंगे। जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, स्किनर हो गए, इन लोगों को थॉट को समझेंगे, ठीक है। जो आपके पियाजे हैं ये कहते हैं भाषा जो होता है ये एक तरीके से संज्ञानात्मक द्वारा सीखते हैं, आयु के अनुसार सीखते हैं। एक 2 वर्ष का बालक है उसे आप परिपक्व भाषा नहीं सिखा सकते, ये पियाजे कहते हैं। आयु के अनुसार वो भाषा अपने सीखता है कि भैया जो भाषा आप 6 वर्ष में बोलेंगे वो भाषा आप 2 वर्ष में नहीं बोलेंगे, और जो भाषा आप 18 साल की एज में उपयोग करेंगे वो भाषा का प्रयोग आप एक तरीके से 6 वर्ष में नहीं प्रयोग कर पाएंगे। तो परिपक्वता आयु के अनुसार आती है भाषा का अर्जन। ये सब चीजें हम लोग उसमें पढ़ेंगे जब हिंदी पैडागॉजी पढ़ेंगे तो वहां बेहतर रूप से समझेंगे। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं। ये आपका जो भी चैप्टर था खूब अच्छे से हम लोग इसे समझे हैं। उसके साथ साथ द परफेक्ट स्टडी पे नए हैं तो जुड़ जाइए। आप द टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं दिया हुआ हूँ। अपना ख्याल रखिए सभी बच्चे, खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। समाज में मेरे भाई तरह तरह की जो एक तरीके से कुरीतियां व्याप्त हैं उनसे बचा के रहिए। एक दूसरे का सम्मान करते रहिए, जितने भी माँ बहनें हैं उनको सम्मान दीजिए, और जितनी भी बहन बेटियां वो भी आप भाई है जब पुरुष को सम्मान दीजिए, जो दोस्त सबको एक तरीके से सम्मान देते रहिए। किसी भी प्रकार किसी के साथ भेदभाव मत करिए और अपना ख्याल रखिए। एक टीचर का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि वह जहां जाए उसकी बात हो उसके व्यक्तित्व की, ठीक है, क्योंकि व्यक्तित्व अच्छा होगा तो आप जहां भी रहेंगे आपको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। तो अपने व्यक्तित्व पे समान तरीके से ध्यान दीजिए, किसी को अपशब्द मत बोलने का प्रयास करिए। मैं इसी के साथ क्लास को ऑफ करता हूं, इसी उम्मीद के चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करिए, जिसका नाम क्या है? तो भैया भाषा व चिंतन। खूब बेहतर तरीके से समझे हैं, और इसके बाद भी जो क्लासेस आने वाली बेहतर, उसके बाद 3 मनोवैज्ञानिक को डिस्कस करेंगे। आपके पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, और उसके बाद आपके एक तरीके से कोहल वर्ग हो गए, ठीक है। इनको अच्छे से हम लोग समझेंगे। हाँ, सीटेट का कंप्लीट नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, अभी के अभी व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिए, आपको तुरंत नोट्स प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से खूब मन